कई बार जब आप इतिहास से बात करने की कोशिश करते हैं तो पहला सवाल आपको फ्रेम करना होता है। ऐसा कई बार होता है और ये मौका मिलता हो तब जब आप हिंदुस्तान के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को जिसको आज तक लोग पढ़ नहीं पाए या जिस पर आज भी नई नई इबारतें लिखी जा रही हैं, एक रियासत के युवराज, रीजेंट के बाद सदर रियासत, फिर गवर्नर, वहां से केंद्रीय राजनीति में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, और फिर अमेरिका जैसे देश में राजदूत बनकर, और फिर वापसी। इतनी लंबी, इतनी कहानियों के बाद जब आप उस व्यक्तित्व से बात करते हैं तो लगता है कि जैसे एक ऐसा फलक है जिसमें आप एक युवराज से बात करना चाहते हैं, या आप एक ऐसे राजनेता से बात करना चाहते हैं, या फिर एक हिंदू धर्म के मनीषी के तौर पर वेदांग उपनिषद के अध्ययनरत एक जो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि वो इसके छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को सवाल जवाब करने हैं। आज हम मिल रहे हैं करण सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे अगर मैं आज जम्मू कश्मीर रियासत की बात करते हैं, वो रियासत जिसको हम लोग कहते हैं कि सबसे ऊंचा हमारा मुकुट भी है, हिंदुस्तान का मुकुट भी है, और आपने कहा कि आप बहुत उसको ऋचा को, मतलब श्लोक को बहुत उच्चारित करते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद की उसके साथ आप करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सच क्या है? आज भी जम्मू कश्मीर का भारत के साथ रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतवर्ष के साथ रिश्ता जो है वो 47 से आरंभ हुआ। वैसे तो एक प्रकार से तो हज़ारों साल से था। कश्मीर एक बहुत प्रसिद्ध, हमारा राज्य नहीं बना हुआ था, डोगरा राज्य, लेकिन कश्मीर तो बड़ा प्रसिद्ध था। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी, तो कश्मीर की तो बड़ी पुराना इतिहास है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर जो 46 से आरंभ हुई, तो उसमें उसका रिश्ता जो है भी रहा अंग्रेज़ों के, क्योंकि अंग्रेज़ी राज्य था, अंग्रेज़ों के साथ रिश्ता रहा। भारतवर्ष के साथ जो रिश्ता बना वो तो 26 अक्टूबर 1947 को बना, जब पिताजी ने हस्ताक्षर किए उसमें। उस वक्त से लेके आज तक ये रिश्ता बदलता रहा, कई रूप इसने धारण किए। पहले अलग थे, फिर नई चीज़ें बनी, फिर संविधान जम्मू कश्मीर का बना, फिर उसका परिवर्तन हुआ। करते 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 कई आपस में संबंध भी हुए, एग्रीमेंट्स हुए, और फिर अंत में जाके अब 5 अगस्त 2019 में इन्होंने एक इसका बड़ा महत्वपूर्ण वो कर दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर अब भी हैं दोनों इकट्ठे, लेकिन जो हम मुकुट मानते थे, भारतवर्ष का मुकुट है, अब तो हम हिमाचल और हरियाणा से भी छोटे हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए। ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही। जी, आपकी बात मुझे कई बार दिखी कि आप उस बात को रिकॉल करते हैं, लेकिन डोगराओं का रिश्ता जम्मू कश्मीर रियासत 1846 से पहले जी 1846 से पहले, उससे पहले भी आप लोगों का जम्मू कश्मीर के साथ, वैली के साथ कोई रिश्ता रहा? ये पहला रिश्ता है। और वो उससे 1840 से लेकर आज तक, मतलब जब तक आपने वहाँ सदर रियासत के तौर पर संभाला, मैं वैली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू में आपने लगातार जीत हासिल की, लोकसभा जीती आपने, सार्वजनिक जीत, लेकिन फिर कभी कई बार वैली में गए आप, चरारे शरीफ पे भी गए आप, कई बार वापसी में गए, मुए मुकद्दस पे आपका बड़ा, उसमें जब आप पहुँचे लोगों ने, और उसके बाद बड़ा संयोग है कि अगले दिन वो मिल गया जी, आप आ गए। लेकिन आपको लगता है कि फिर एक रिश्ता घाटी के साथ उस तरह का रह नहीं पाया, मतलब जिसको हम कहें, उसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि वादी में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक गतिविधि तो आरंभ हुई शेख अब्दुल्ला के साथ 1931 में। इत्तेफाक से जिस साल मैं पैदा हुआ उसी साल उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई और रीडिंग रूम का शुरू किया उन्होंने अपना कार्यक्रम। 6 साल रहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो आरंभ से ही जवाहरलाल नेहरू के साथ और गांधी जी से प्रभावित रहे। तो 1937 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रह गई, जो प्रो पाकिस्तान लोग थे उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चलाई और वो अंत में पाकिस्तान में गए। तो शेख अब्दुल्ला फिर जब तक वो चलता रहा तो उनको जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उसके साथ अच्छा रिश्ता था। स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस होती थी, आपको याद है, जैसे कांग्रेस होती थी अंग्रेज़ी भारत में, तो रियासती भारत में कांग्रेस बनती, उसके अध्यक्ष भी बने शेख अब्दुल्ला। तो उस वक्त तक तो अच्छा ही रहा संबंध। और एक बात मानना पड़ेगा कि 47 में जब हमला हुआ तब शेख अब्दुल्ला भारतवर्ष के साथ खड़े रहे, ये मानना पड़ेगा आपको। देखिए ना, कई लोगों ने अब उनको बिल्कुल वो जैसे आप कह रहे हैं वोल्डेमॉर्ट बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 47 में हमला हुआ उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों को इकट्ठा करके कि शायद लाठियाँ हमारे पास हो, कुछ भी हो, हम उनका मुकाबला करेंगे, उनकी और उनकी पार्टी ने। तो उस वक्त तो उन्होंने हमारा साथ दिया और उसी से जवाहरलाल जी को बहुत शक्ति मिली कि देखिए जम्मू कश्मीर की जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो भारतवर्ष के साथ जाना चाहते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे वो जो फिर बहुत सारी बातें चली, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। प्लेबिसाइट की बात चल रही थी, तो प्लेबिसाइट, फिर उसके बाद ऑटोनॉमी की बात चल रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ऑटोनॉमी जो है वो कम होती रही। तो जितनी वो कम होती रही उतना ही उनका रुख जो है बदलता रहा। जम्मू कश्मीर रियासत के सदर के तौर पर, और चूंकि वो आपके पास विरासत में थी, उसके आप युवराज भी रहे हैं, लेकिन एक इतने बड़े हिंदुस्तान जिसमें 507 रियासतों से ज़्यादा, 540 रियासतों से ज़्यादा ने विलय हुए, आपके साथ तो एक्सेशन का हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि उस वक्त एक अलग स्टेट के तौर पर जो बातचीत की गई कि आपको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, जिनको लेकर अगर हम आज की पीढ़ी पर बात करें, आपने तो नेहरू की पीढ़ी से शुरू किया, लेकिन हम आज जब 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश का आइडिया एकदम अलग दिखाई देता है। वो कहता है कि कश्मीर को जिस तरह की विशेष रियायतें दी गई, जिस तरह की उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए, उसके बावजूद वहां हिंदुस्तान को लेकर जिस तरह का एक आतंकी माहौल बना, सेपरेटिज्म बना, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आपने नेहरू जी के साथ और आपके जैसा, मतलब आपने चूंकि बहुत विरोधों को साधा भी है, क्योंकि पंडित नेहरू जी आपके मेंटोर रहे, जैसा आप अक्सर बोलते हैं, बहुत ही आपको लाइक भी करते थे। वही पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला के बहुत करीबी रहे, बहुत ही उनको लाइक करते रहे, और कई फैसले ये कहते हैं आजकल लोग कि उनके प्रभाव में लिए गए जिनका आज तक हिंदुस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। एक तो ये समझने की बात है धीरेन्द्र जी कि क्यों जम्मू कश्मीर से अलग बातें की गई। क्योंकि हमला हो चुका था, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, इसलिए विशेष परिस्थितियां थीं जम्मू कश्मीर की, और किसी राज्य में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। हैदराबाद में कुछ हुआ, वहाँ तो पुलिस एक्शन करना पड़ा, बात ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ युद्ध चल रहा था, इसलिए युद्ध के दौरान और फिर यूनाइटेड नेशंस में चला गया था मामला। वो मुझे लगता है कि वो जो यूनाइटेड नेशंस में ले जाना, वो लॉर्ड माउंटबैटन के कारण पंडित जी ले गए थे। वो अगर नहीं लेते तो अच्छा था, क्योंकि उन्होंने समझा कि बड़ा साफ है, उन्होंने हमला किया, यूनाइटेड नेशंस कहेगा कि हमला वापस कर दो, वो कर दो। ये नहीं वो समझ रहे थे कि एक दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में चले गए तो वहाँ जो मखमसे हैं, वहाँ जो सारी इंट्रीगें हैं, वहाँ जो चक्रव्यूह हैं, उसमें फंस गए। तो हम चले गए वहाँ, माउंटबैटन के कहने पे मुझे लगता है वो गए। अब वहाँ भी चल रही थी डिबेट, युद्ध भी चल रहा था, इसीलिए स्पेशल पोजीशन करना पड़ी जम्मू कश्मीर की। एक तो ये समझने की बात है क्यों लोग कहते हैं क्यों अलग किया जम्मू कश्मीर, कारण थे, और किसी रियासत में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि प्लेबिसाइट की बात आप लोग अब समझते हैं कि कुछ नहीं, कहाँ प्लेबिसाइट होगा, ऐसी बात हो गई थी। प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, एडमिरल चेस्टर निमित्स, जिसके नाम वो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना चेस्टर निमित्स, वो एडमिरल निमित्स प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था। वहाँ तक बात चली गई थी। प्लेबिसाइट अगर होता तो कौन हमें जिता सकता था, मुस्लिम वोट कौन दे सकता था, शेख अब्दुल्ला।
तो शेख अब्दुल्ला पर भी निर्भर हुआ। आप कहते हैं निर्भर थे, कारण था कि प्लेबिसाइट किसने जिताना था हमें। मुस्लिम बहुमत रियासत थी, तो कोई ना कोई मुसलमानों को वोट तो चाहिए था ना, केवल जम्मू के वोट से तो जीत नहीं सकते थे। तो शेख अब्दुल्ला ही सामने थे, इसीलिए पंडित जी ने उनको गले लगाया। ये समझने की बात है, आज की पीढ़ी समझती नहीं है कि कारण क्या है। जो आप कहते हैं बहुत सारे फैसले हुए, उसका कारण है कि शेख अब्दुल्ला वो प्लेबिसाइट वाला कार्ड खेलता रहा। जैसे उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि आप रियासत के बाहर जाइए, बताइए, उनकी रियासत है। मेरी और मेरी पिताजी माताजी दोनों को कह दिया गया सरदार पटेल जी की तरफ से, आप कुछ देर के लिए बाहर रहिए। और वो 6 महीने के लिए बाहर क्या रहे, अंत में उनकी अस्थियां ही वापस आई और कुछ नहीं आया। तो ये सब शेख अब्दुल्ला के प्रभाव से हुई। अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रभाव क्यों था उसका कारण मैंने आपको समझाया। अच्छा, एक और बात है, चूंकि आपका व्यक्तित्व बहुत सौम्य रहा और आपने इतने समय तक नहीं कहा, लेकिन मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप 92 के हैं और आपकी पीढ़ी के बाद हमको ये सवाल पहले बताने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं कहता कि आज आप पर आपको जवाब देना है। लेकिन मेरी एक इर्जा है कि आप ये पीछे मुड़ के एक बार देखना पड़ेगा कि जब वो हट सकता था बाद में, तो उसको कभी प्रयास नहीं किया। और क्या आपको लगता है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसमें कभी इन्वॉल्व हुए शेख अब्दुल्ला? नहीं, हट सकता था कि बात यह है कि उसको क्यों हटाए कोई। तो उनको प्लेबिसाइट जब नहीं हुआ तो उसके इवज़ में बताया गया कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे। उनके साथ मुआहदा हुए, उनको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैंने ही दस्तखत किए कॉन्स्टिट्यूशन पे 1957 में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वो एक चीज़ हमने की, इसके दिवस में हम प्लेबिसाइट नहीं हो रहा था, हम ये करेंगे, तो उसको क्यों हटाए जब भारत सरकार ने ही किया है वो। हाँ, ये ज़रूर है कि 370 बहुत डाइल्यूट हो चुका था। जब तक ये अंत में हुआ उस वक्त तक 370 खोखला हो चुका था, क्योंकि 370 का मतलब ये था, दो बातें थी। एक तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो हैं आयतें वो ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगी, लेकिन लगाते लगाते 99 में से 93 लग गए थे सेंट्रल लिस्ट वाले। दूसरी बात थी नौकरियां और ज़मीन। पिताजी ने 1929 में इसलिए कानून लाया था कि अगर नौकरियां खुल जाती तो सब बंगाली ले लेते, वही पढ़े लिखे थे, हमारे लोगों को मौका नहीं मिल रहा। और अगर ज़मीन खोल देते तो पंजाबी सब खरीद लेते, उनके पास पैसा था। तो अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने नौकरियां और ज़मीन सुरक्षित रखी। ये था 35A, जिसके ऊपर लोग कहते हैं बड़ा भारी अभिशाप है। अभिशाप नहीं था ये किसी कारण किया गया था। अगर हम समझें कारण क्या है तो तब बात समझ में आती। तो इसलिए 370 था ऑटोनॉमी की गारंटी, और 35A था ज़मीन और नौकरियों की गारंटी। मेरा सवाल वही था कि क्या कम्युनल पॉलिटिक्स भी शेख अब्दुल्ला की राजनीति में? देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स तो जम्मू कश्मीर था ही मुस्लिम मेजॉरिटी देश। ये तो आश्चर्य समझिए आप कि सारा देश आपने बंटवारा करवा दिया धर्म के नाम पे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोग फिर कुछ खड़े रहे। नहीं तो कोई कहता अच्छा ठीक है, जब वो सब गया तो जम्मू कश्मीर मुसलमान रियासत है, जानी चाहिए पाकिस्तान। कह तो सकते थे ना, अब तो कहते नहीं कहते नहीं। क्यों नहीं कह सकते थे? जब आपने बंगाल का बंटवारा कर दिया, जब आपने पंजाब का बंटवारा कर दिया, तो जम्मू कश्मीर, तो इसलिए वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रही। और जैसे मैंने बताया, ये कम्युनल जो आप कह रहे हैं, मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे यूँ ही ऑटोनॉमी कम होती रही, उनको लगता था शायद हमें ऑटोनॉमी मिलेगी। जब ऑटोनॉमी, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी थे, अतिवादी थे, वो उनको तो मिलता रहा प्रोत्साहन। तो वहाँ तो कम्युनल पॉलिटिक्स रहेगी धीरे धीरे। शेख अब्दुल्ला का जहाँ तक प्रश्न स्वयं है, वो तो पहले तो बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा के साथ, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती रहीं वैसे वैसे उनका भी कुछ रुख बदलता रहा।
क्योंकि उनको वो मैस लीडर थे, वो जानते थे मैं लोगों को कैसे साथ रखूं, तो वो भी थोड़ा बहुत अपना रुख उन्होंने बदल दिया। आप चूंकि उस वक्त तक सत्ता में रहे, चाहे वो चूंकि कांग्रेस सरकार जब रही, और आप तो 74 का जो उनके साथ समझौता इंदिरा और उनका जो अकॉर्ड था उसमें भी बातचीत हुई, लेकिन एक चीज जो बाकी देश के लोगों को, बहुत हम लोगों को, तमाम लोगों को, मैं पत्रकार भी उसी पीढ़ी का हूं तो ये मेरे सवाल होंगे कि ये बार बार जो वहां एक लेवल के बाद टर्ज्म आना शुरू हुआ, क्योंकि बाकी हिस्से में भी हुआ, हम लोगों ने उस तरह से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलते देखा। उस वक्त शायद आप उस समय, मैं अमेरिका में था। जी जी, उस वक्त भी थे। मैं था ही नहीं यहाँ। तो वो निकलने तक की परिस्थिति कैसे पहुंच गई? वो बहुत दुर्भाग्य रहा। उस वक्त ऐसी भयंकर परिस्थिति थी, टेररिस्ट आ गए थे, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग आ गए थे, और ऐसा भयंकर वातावरण बन गया था कि जितने कश्मीरी पंडित थे, और कश्मीरी पंडित इतनी योग्य कम्युनिटी है, पढ़े लिखे हैं, निपुण हैं, सारे के सारे वहाँ से निकल गए। वो बहुत बुरी बात हुई, और आज तक वो बाहर हैं। बहुत कोशिशें की गई वापस ले जाने के लिए, तो ये भयंकर कांड हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और टेररिज्म भी हुआ, होता रहा, क्योंकि देखिए मुसलमानों का ऑब्वियसली असर तो, मैं आपको एक उदाहरण दूँ अजीब जैसा देखिए आप, पहली बार कह रहा हूँ, जैसलमेर एक राज्य, हमारे साधु साहब थे महाराजा है, बिलफर्ज जैसलमेर पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, कोई भी जा सकते। तो जैसलमेर में जो हिंदू थे उनका क्या रुख रहना था? प्रो इंडिया नहीं रहना था उन्होंने। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं आप क्या? क्योंकि वहाँ उनकी अक्सरियत थी, वो उनकी तरफ रुख रख सकते थे, ये कहना आप चाहते हैं? मुसलमान रुख रख सकते थे दूसरी तरफ, इसमें असाधारण बात क्या है? आपके नागालैंड में नहीं कर रहे हैं गड़बड़ सारे, वहाँ तो क्लियरली वो सेसेशन की बात होती है, अलग होती है, नागालैंड और दूसरे बाकी जो वो आतंकवादी हैं सारे। तो जम्मू कश्मीर में केवल मुसलमानों को ही दोष देना कि नहीं उन्हीं के कारण हुआ, क्योंकि उनके उद्गार उनके भी हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जायज़ है या योग्य है, लेकिन है, वास्तविकता माननी पड़ेगी। जी, सच की आंखों में तो देखना ही चाहिए, नहीं तो कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है। वही इसीलिए, क्योंकि मैं पहली गलती हमको लगता है कि पंडित नेहरू जब वो वहां जाते हैं, वो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी। हाँ, इंटेंशन अच्छी थी, क्योंकि अब वो कॉलोनियलिज्म से निकले थे पहली बार, देखिए ये जा रहे हैं वहाँ फैसला करवाने, लेकिन वो फंस गए वहाँ। फिर आप जब 71 की बात करते हैं, जब वो शिमला तक आ गए, जो सबसे बड़ी कामयाबी इस देश की, दुनिया के किसी देश में 96,000, जी मैं यही पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके होते हुए वो बिना कोई हम रियायत हासिल किए हुए उनको जाने देते हैं, ये क्या कारण? हाँ, उसमें देखिए ना, ऐसा है कि मुझे नहीं ले गई इंदिरा जी शिमला, मैं भी कैबिनेट में था, डीपी धर को ले गई, पीएन हक्सर को ले गई, पीएन धर को ले गई, आरएन कौल को ले गई, टीएन कौल को ले गई। अधिकतर, अजीब तमाशा, अजीब बात है, इत्तेफाक है, अधिकतर कश्मीरी पंडितों का सारा ग्रुप उनके साथ, और उन्होंने वाकई भुट्टो को रियायत कर दी, छोड़ना नहीं चाहिए था ऐसे। हालांकि वो बड़ी सख्त लेडी थी, पता नहीं कैसे उनको कहा गया इनकी एडवाइजर ने कि नहीं भुट्टो की मदद करो थोड़ी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा ये वो मौका फिर से नहीं मिलेगा कभी। उस वक्त हमने करवा लेना चाहिए था जो करना था। देखिए, आपने दो उदाहरण दिए, आपकी मुस्कुराहट से मैं वो है, लेकिन दो उदाहरण बहुत, एक इंटेंशन दोनों बार बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं इंदिरा गांधी जी को मैं भी मानता हूं कि दुनिया की उस दौर की जब पूरा प्रेशर पूरी दुनिया का हमारे खिलाफ था, तब भी उन्होंने उस समय, लेकिन नेहरू जी चूक कर गए 47-48 की उस दौर में, जब हम लोगों ने जाके कहा कि साहब आप इसमें मीडिएट कीजिए, और इंदिरा जी कर गई 71 में।
तो क्या आपको लगता है इसके अलावा भी इंडियन पॉलिटिशियन, सारे के लिए कह रहा हूं मैं, किसी पार्टी पे नहीं जा रहा हूं, कि जो इंडियन पॉलिटिशियन, क्योंकि बीच में तो वीपी सिंह थे जब 90 हुआ है, तो इसलिए तो इसका मतलब क्या इंडियन जो पॉलिटिशियन है जो दिल्ली में बैठते हैं वो कश्मीर को समझने में या उसके जो फैसले लेते थे उसमें कहीं ना कहीं कोई जमीन से दूरी उनकी दिखती रही? हाँ देखिए, पूरा वैसे तो लोग बहुत सारे एजेंसीज थी, आपने रॉ है और ये आईबी वगैरह है, लेकिन उनको पूरी जानकारी शायद कभी मिलती नहीं थी। और अपना वो जो विचार बनाते थे उनमें आइडियोलॉजिकल चीज़ें भी रहती थी कि वो क्या कहें। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर की राजनीति चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी इतने पेच हैं। हम देखिए, जम्मू की अभी तक हमने बात की नहीं, जम्मू कश्मीर है। डोगरों को हमेशा ये रहा कि हमने ये रियासत बनाई। एक तो मैं बात कह दूँ आपके श्रोताओं को, डोगराज ने जो काम हमने किया और जो महाराजा गुलाब सिंह के वक्त हम भारतवर्ष की सीमा को बढ़ाया, वो किसी ने और नहीं किया। मैं दावे से कहता हूँ, हमने रूस और चीन तक, हमने लद्दाख और गिलगित और बल्तिस्तान फतेह, और ऐसे नहीं फतेह हो गए वो, लाखों डोगराज ने अपनी जान दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू के लोगों ने। तो उसकी कभी कदर नहीं होती। बड़े बड़े योद्धा हुए, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति महाराज हुए, बड़ी प्रशंसा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो जम्मू कश्मीर की सरहद बताई, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं होती? ये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं आप ही के पास आ रहा था, इसी सवाल के साथ आ रहा था, क्योंकि आप जम्मू के साथ आपका स्नेह बहुत ज्यादा था, इसलिए आप पहले आ गए। मेरा सवाल ये था कि जो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिली। जोरावर सिंह जी थे, ये तमाम लोग जिनको आप, जोरावर सिंह जो विश्व के एक मिलिट्री कमांडर माने गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रखी है, हम सेमिनार्स कर रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह जी पे। नहीं, आपकी तो मतलब जो शायरी पे, सब पे, आपसे क्या मैं किसी एक पे पूछूं, लेकिन वो चीज़ आपको फील हुई जब आप सत्तारूढ़ पार्टी में भी रहे कि आपसे कश्मीर को आपसे नहीं पूछा गया, उसके लिए उनको ये बात फील हुई? आपने कभी कहा ये बात की तुम लोगों से? कहना क्या था किसी को, वो नहीं, मुझे नहीं उन्होंने इन्वॉल्व किया। यानी सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह 40-50 बार जम्मू कश्मीर गए होंगे, क्योंकि सोनिया जी का प्लेन था नहीं, मनमोहन सिंह जी के साथ ही जाते थे। मुझे कभी नहीं ले गए, एक बार भी। तो मेरी अपनी विचारधारा है, मैं स्वतंत्र विचारक हूँ, और स्वतंत्र विचारकों से लोग झेलते। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो विचार स्वतंत्र होते हैं उससे सत्ताएं भी डरती हैं, लेकिन आपको ये फील तो होता होगा, क्योंकि 71 में जहां आप मिनिस्टर थे, आप आए, आपने अपनी मर्जी से वहां से छोड़ के आए, वरना तो आप ताउम्र वहां रह सकते थे सदर। हाँ, तो आप वहां आए इस उम्मीद में भी आए होंगे कि जम्मू कश्मीर को भी ये देश सोचेगा, ऐसी उम्मीदों के साथ आए होंगे। 71 में नहीं हुआ, उसके बाद फिर चलिए 77 इमरजेंसी का दौर तो अलग दौर था, और उस वक्त भी आप उस मिनिस्ट्री में थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ चला। अब उसमें आपकी चली नहीं, मुझे नहीं, और मैं ही जीता। मैं ही जीता इलेक्शन। अजीब बात ये है, सारे भारतवर्ष, उत्तर भारत में हार गए, 3 लोग जीते, मैं जीता उसमें, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए। लोगों को पता था कि मैं तो लिखता रहा मंत्रियों को कि मुझे खबरें आ रही हैं कि जोड़ो जबरी हो रही है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शाह कमीशन जो बैठी थी उसने सारा देखा, तो रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने लिखा इतना सारा है। आपके लेटर्स जो नेहरू जी के साथ हैं, फिर वो 27 वुमेन्स जो मैं ऑटोबायोग्राफी, एक और 2 सवालों के साथ फिर मैं यहाँ से उठूंगा, क्योंकि मैं आपका समय काफ़ी ले रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कई बार पूछता हूँ, जो ये डोगरा रियासत ने क्या उन तमाम जो करकोटा डायनेस्टीज के मंदिर थे, अब आजकल ये भी सवाल आम जनता में है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो सूर्य मंदिर थे, मारतंड के सूर्य मंदिर, या जो तमाम चीज़ें जो अब बहुत ही खराब स्थिति में हमको देखी, क्या वो ठीक? देखिए, 2 प्रकार जी, जो तो पुराने मंदिर थे वो तो खंडरात हो चुके थे, उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है।
अब मारतंड मंदिर को आप फिर से नया बनाने की कोशिश करेंगे, बन नहीं सकेंगे, न वो पत्थर मिलेंगे और न कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हाथ लगाने देगी। सारी दुनिया में जो प्राचीन मंदिर हैं, जो एक जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ पड़े हुए। हाँ, 2-3 मंदिर हैं अब भी पुराने। एक तो शंकराचार्य का मंदिर है, जिसके चरणों पे हम रहते हैं, हमारा घर वहीं है। एक पांदरेठन मंदिर है उसी के साथ एक कंटोनमेंट एरिया में। ये 2-3 मंदिर हैं अभी पुराने जो अभी चल रहे हैं। खीर भवानी है। तो हमारे ट्रस्ट ने ये किया कि जो मंदिर चल रहे हैं उनको तो हम उनकी तो वृद्धि कर ही रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। अब हमारे ट्रस्ट में कोई 100 के करीब अलग अलग स्थान और मंदिर वो हैं, जम्मू कश्मीर दोनों मिला के, जिनका हम संचालन कर रहे हैं। वो हमने किया, लेकिन पुराने मंदिरों को फिर से जीवित करना संभव नहीं था। लेकिन आपने टाइगर को राष्ट्रीय चिन्ह बनवा दिया। हाँ, आपने टाइगर नाम के साथ ये थे ना राष्ट्रीय चिन्ह। हाँ, मैं यही कह रहा कि आपने राष्ट्रीय पशु बनवा दिया अपना उपनाम। आपने सोचा कि टाइगर जो है उनको एक टाइगर रखना चाहिए। आप मुड़ के अभी देखते हैं, आपको लगता है कि अब कश्मीर का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो एक और वर्ड था कि क्या कश्मीरियत में कभी डोगरा शामिल हुए, या कश्मीरियत शब्द में डोगराओं का कोई रिश्ता नहीं था। ये तो कारण था कि जब उन्होंने क्विट कश्मीर का प्रोग्राम किया कि डोगरे निकल जाएं, मारधाती निकल जाएं, तब और भी शगाफ बढ़ता रहा। तो ऐसी परिस्थिति है जो अब जो 2019 के बाद हुआ, अभी उसका असर जो है कुछ 2-4 वर्ष के बाद पता चलेगा। जो कहते हैं कि बहुत सारी तरक्की हो रही है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहाँ जाके पूछो, कहते हैं लोग कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है कि देर लगेगी, क्योंकि ये एकदम कोई मंत्र तो है नहीं ना सेंटर के पास कि मंत्र पढ़ के तो नई चीज़ें बन जाए, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं। और राज्यपाल महोदय तो रोज़ ही ऐलान करते हैं नए नए कार्यक्रमों का। और वो कार्यक्रम जब चलेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन इतनी देर में ये है कि राजनीतिक गतिविधि आरंभ होनी चाहिए। अब बिल्कुल बंद है ना, स्थगित है 3 साल से। वो कैसे आरंभ होगी? चुनाव से ही तो राजनीति चलती है। तो चुनाव डिलिमिटेशन तो हो गया है, जो भी हुआ। अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, पार्टी करना शुरू कर देंगे, अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। परिसीमन से खुश हैं आप? परिसीमन ठीक हुआ आपको लगता है कि किससे? जो अभी डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन जो है, हाँ, उसमें हम खुशी और नाराजगी की बात नहीं है। कुछ बातें तो अच्छी हुई हैं उसमें, जैसे शेड्यूल ट्राइब के पास कोई, हमारे गुजरों को कोई टिकट नहीं देते थे। अब तो क्योंकि शेड्यूल ट्राइब है तो कॉन्स्टिट्यूशन में देना ही पड़ा एक परसेंटेज, 9 सीटें उनको मिली, जो पहले बिल्कुल एक भी नहीं थी। तो वो तो अच्छा हुआ। कुछ उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा जम्मू का लगा के अनंतनाग के साथ मिला दिया, वो मुझे पूरा अच्छा नहीं लगा। लेकिन कमोबेश जो हो गया सो हो गया। अब उस पर चुनाव तो हो, देखते हैं। एक आखिरी सवाल के तौर पे, आप अपने आप को इन तमाम चीज़ों से अलग रख के विदेह की तरह अगर आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कश्मीर की ये जर्नी, जो जम्मू एंड कश्मीर, मैं बार बार कश्मीर बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात से मुझे ये सबक लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की इस यात्रा को आप जो पिछले 47 के बाद की देखते हैं, तो उसको कैसे, मतलब अगर आप सम अप करना चाहेंगे कि अरे उसके ऊपर तो महाकाव्य लिखा जा सकता है कि उसमें उतार चढ़ाव भी हुए हैं, उसमें गलतियां भी हुई हैं, अच्छी बातें भी हुई हैं, बहादुरी भी हुई है। करगिल को देखिए कैसे फिर से फतह किया, कितनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, और लेकिन तबाही भी बहुत हुई। और मारे गए केवल पंडित तो निकल गए, लेकिन कश्मीरी भी, मुसलमान भी तो बहुत सारे मारे गए ना, उन्हें भूलना नहीं चाहिए हमें। ये टेररिज्म की जब वो उनका मदद कर रहे थे तो वो भी मारे जाते थे। तो बहुत नुकसान बहुत हुआ। ये पाकिस्तान को लेके क्यों, कभी लगता, आपको भी लगा कि ये जिस तरह से कहते हैं बार बार अलगाववादी, पाकिस्तान को शामिल करो, पाकिस्तान को शामिल करो, जबकि हम ये मानते हैं कि ये हमारा है, हम आपसे बात करेंगे, पाकिस्तान से क्यों करेंगे? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान से बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी की। अक्सर मुशर्रफ से क्या, मुशर्रफ पाकिस्तान के ही थे ना, और तो कहीं के नहीं थे। ईरान का
या यूनान के तो नहीं थे, पाकिस्तान के थे, उनके साथ बात की। नरेंद्र भाई मोदी गए उनके यहाँ, जब जो उस वक्त वो थे प्रधानमंत्री, जिनकी लड़की की शादी हुई थी, तो वो गए बात करते। तो पड़ोसी है, बात तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हम बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन बात किस तरीके से हो, क्या हो, वो बात और है। सिर्फ कश्मीर की डेस्क पे आप बैठे हैं और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों को देखते हैं तो कुछ कोई रिकॉर्ड सब अब? तीनों बड़े बड़े जबरदस्त व्यक्तित्व हैं, अलग अलग। जवाहरलाल जी जैसे आज मोदी जी छाए हुए हैं ना, वैसे पहले 17 वर्ष जवाहरलाल जी छाए हुए। आप लोग कोई समझ नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते कि जब बंटवारा हुआ कितनी हाहाकार मची हुई। सिविल सर्विस टूट गई थी, आर्मी टूट गया था, हाहाकार चारों ओर। उस समय जवाहरलाल जी और वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री, उन दोनों ने मिलके अगर नहीं संभाली होती ना भारतवर्ष की कश्ती, तो चर्चिल वाली बात हो जानी थी कि हमारे जाने के बाद इसके 20 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने संभाला और वो सारा दृश्य मैंने देखा। सरदार पटेल की भी बड़ी कृपा थी मेरे पे, उनके यहाँ भी मैं रहा, उन्होंने बुलाया मुझे देहरादून गेस्ट हाउस पे, जो बीमार थे, 14 दिन रहा मैं वहाँ। तो बहुत अजीब कहानियाँ। और ये तीनों व्यक्तित्व जिनका आपने किया, जवाहरलाल जी का अपना व्यक्तित्व था, छाए हुए थे, नायाब आदमी थे। हमारी पीढ़ी जो है वो तो उन्हीं से प्रभावित थी, क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑटोबायोग्राफी इत्यादि पढ़ी थी। गलतियाँ की होंगी, सब करते, कोई बिना गलती के आदमी नहीं होता। इंदिरा गांधी का अपना व्यक्तित्व था, वो भी एक 10 वर्ष रही, नहीं 15 वर्ष रही, वो भी रही। ये 17 वर्ष रहे, वो 15 वर्ष रही। और नरेंद्र भाई मोदी का क्या कहना है, इनका अपना व्यक्तित्व है, ये भी इतने वर्ष ही रहेंगे कम से कम। इसलिए तीनों जो हैं, मुझे लगता है हमारे इतिहास में ये 3 व्यक्ति जो हैं, इनका बड़ा विशेष स्थान रहेगा। कश्मीर को लेके आप इनके बारे में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी समझ पा रहे कि नहीं कश्मीर, आपको लगता है, जम्मू एंड कश्मीर दोनों? अब नरेंद्र मोदी मुझे लगता है समझते रहे होंगे, इसमें कुछ। अमित भाई चला रहे हैं अधिकतर होम मिनिस्ट्री ये जम्मू कश्मीर को, लेकिन नरेंद्र भाई भी बड़े बड़े सक्रिय हैं, तो समझ रहे होंगे जरूर। समझ रहे होंगे जरूर। शुक्रिया। आप अक्सर खत्म करते हैं शकील साहब के उस शेर के साथ, भले ही आप चाहे 2018 में जनवरी में अपना संबोधन जो मैंने यही कहा इनको कि हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। शुक्रिया। ये यात्रा तो बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन जितना हमको समय मिला हमने कोशिश की कि हम बात कर सकें, लोगों को, जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो समझ सकें कि इतिहास से जब रूबरू होते हैं तो उनकी बातों को समझना और सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब के साथ हमारी ये बातचीत बेहद खुशनुमा अंदाज में हुई, और आज के लिए इतना ही। और कभी हम ये उम्मीद करते हैं कि जब डॉक्टर साहब 100 साल पूरा करेंगे तो हम फिर इसी लाइब्रेरी में आकर बैठेंगे और उनसे भगवान शंकर के निर्भर है, मैं तो उन्हीं के वक्त। नमस्कार।